Good evening, all of you. Come fast. Good evening, good evening, good evening. गुड आफ्टरनून. फटाफट फटाफट कनेक्ट हो जाओ. जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई. जस्टिफिकेशन का वीडियो आ गया है. जस्टिफिकेशन के आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें पूछी थी. तो फटाफट सेशन को लाइक कर दो, दोस्तों पे शेयर कर दो. हर ग्रुप में ये चीजें पहुंचना चाहिए. क्लियर है? चलो फटाफट फटाफट कनेक्ट हो जाओ माय डियर्स. उसके बाद मेरे को 6:30 बजे लाइव सेशन लेना है आप लोगों का फिर से महारिविजन, बट दिनेश सर के चैनल पर. बट दिस सेशन विल बी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट बिकॉज वहां पर हम क्विक महारिविजन लेने वाले हैं. आपको सिंपल नोट्स वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी अलग से. ठीक है कि आपको किस आंसर्स में किस पॉइंटर में किन चीजों के ऊपर तो बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर है क्या? डरने का नहीं. माही सिंह, मैंने कहा सुबह मॉर्निंग में एक स्ट्रैटेजी वीडियो दिया था जिसमें मैंने क्लियरली कहा था अब डरने का नहीं, अब डिस्कशन का नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ काम करने का समय आ चुका है. फटाफट फटाफट फटाफट. यस, ऑब्जेक्टिव्स का कुछ करो. ऑलरेडी कर दिया ऑब्जेक्टिव्स, मैंने ऑलरेडी परसों किया करवाया था. उसके बाद मैंने कहा था टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह कर लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो. दैट सेट ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक के करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो. दैट सेट आपका काम हो जाने वाला, मामला हिट हो जाने वाला है. ठीक है, थैंक्स अ लॉट. फटाफट फटाफट. शाम को लेने वाला सुबह ही हमारा बहुत इंटरेक्टिव सेशन हुआ, उनके साथ डिस्कशन हुआ. उसके बाद उन्होंने बोला सर ओसी के बच्चे के हमने उस दिनेश सर ने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था बट बच्चों को पता चलता नहीं है. एंड बच्चों को कितना भी बोले ना अरे सर का वीडियो देखो सर का वीडियो, लेकिन बच्चे देखते नहीं है. इस वजह से वी हैव डिसाइडेड कि चलो हम लोग एक क्विक महारिविजन प्लान करते हैं. वहां पर भी हम पूरी चीजें पूरा सिलेबस फिर से कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन इट विल बी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट. यस यस यस, नोट कर लिया तो वेरी गुड, बहुत सही बात है बेटा. तो आज हम लोग करने वाले जस्टिफाई 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 के ऊपर. क्लियर? थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मास गेमर कहता है सर कांग्रेस फॉर 30 के. ऑलरेडी आज मॉर्निंग में हमने 30 के हिट कर दिया है. हाँ लाइव होगा, दिनेश सर के चैनल पे लाइव होगा. बोर्ड में 1 लाइन सेंटेंस आता है. 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स में से 1 लाइन सेंटेंस पूछा जा सकता है. ठीक है, चलो माय डियर विदाउट वेस्टिंग द टाइम फटाफट फटाफट क्या करो, दोस्तों में शेयर करो. और शाम का सेशन जरूर शेयर करना. आपको डिस्क्रिप्शन में और लाइव सेशन का लिंक आपको सारे ग्रुप में मिल जाने वाला है. क्लियर है? चलो माय डियर स्टार्ट करते हैं हम लोग. जस्टिफिकेशन के ऊपर आते हैं. चलो माय डियर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द क्वेश्चन. माय डियर, जस्टिफाई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं. बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें हमारे पास क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है. तो डियर माय डियर, जितने भी बच्चों को मैंने ऑलरेडी बताया था, हमने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन शेयर किया हुआ है. जो भी आप देख रहे हो डिस्टिंग्विश बिटवीन केस स्टडी, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने अपडेट करके रखी हुई है. आपको सिर्फ वो सारी चीज़ों का एडवांटेज लेना है. ठीक है, फटाफट फटाफट ज्वाइन हो जाओ. सेशन पे पहली बार है तो सेशन को लाइक कर दो फटाफट. 180 लोग देख रहे हैं लेकिन 77 लाइक है, ये बड़ी नाइंसाफी है. 101% एसपी इको और बीके सबका लाइव होने वाला है. डोंट वरी एट ऑल. निहाल, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बात समझ में आ रही है? चलो स्क्रीन अवेलेबल हो गई, सारी चीजें हो गई. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जस्टिफिकेशन. भाई साहब 8 मार्क का जस्टिफिकेशन आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है जस्टिफिकेशन लिखने का कैसा. तो हम लोग आज वही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं. जस्टिफिकेशन हमें लिखना कैसे है. ठीक है, चलो फटाफट फटाफट आ जाओ. स्टार्ट. चलो माय डियर फटाफट फटाफट. माय डियर, सबसे पहला व्हाट इज प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन.
बेटा माय डियर, मैं आपको आज यहाँ पर क्वेश्चन तो डिस्कस करने ही वाला हूँ, बट आपको लिखना कैसे वो भी बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन। क्या आपको प्लानिंग का मीनिंग पता है? अगर पता है तो व्हाट इज प्लानिंग, वो फर्स्ट 2 पॉइंटर्स में आप लिख सकते हो। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू गोइंग टू डू द थिंग्स। ये चार चीजों के बारे में पता करना या बताना, ये किसके बारे में कहलाता है सर? ये कहलाता है जस्ट आपका प्लानिंग। क्या कहलाता है? प्लानिंग। ठीक है, ठीक है माय डियर, पूरा फुल स्क्रीन कर देता हूं नाउ। तो सबसे पहले अगर आपको प्लानिंग का पता है ना सर, प्लानिंग का पता है, तो प्लानिंग का मीनिंग आप लिखो। प्लानिंग से रिलेटेड आपको जो जो चीजें पता है वो सारी चीजें कर सकते हो, वो सारी चीजें उसमें लिखने की आप कोशिश करो। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग रिफर्स टू डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब जब हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं व्हाट शुड बी आर द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो हम उसको कहते हैं प्लानिंग। इसका मतलब इट इज अ थिंग विच इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन, ठीक है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू इट। ये सारी चीजें किसके अंदर आ गई? प्लानिंग। ऑल द फंक्शन अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन प्लानिंग। जितने भी अदर फंक्शंस है, फटाफट मुझे बताओ अलग अलग कौन कौन से फंक्शन है और कौन से अदर फंक्शंस है। प्लानिंग के बाद आता है सर ऑर्गेनाइजिंग के बाद डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और फिर कोऑर्डिनेटिंग आता है, एंड लास्ट आता है आपका कंट्रोलिंग। ये 6 फंक्शन। बेटा अगर आपने प्लानिंग ही नहीं किया होगा तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आपने प्लानिंग ही नहीं किया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको डायरेक्शन कैसे देना है, आपको चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो प्लानिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर है क्या? हाँ है ना? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटीज। सर ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आपको कुछ पता है क्या? ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का अगर आपको मीनिंग पता है, 1 लाइन सेंटेंस में, डिफाइन वगैरह में आपने किया होगा, तो फर्स्ट 1 और 2 पॉइंट्स विल बी अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटी किसके बारे में बोला है सर? ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटी इज एन एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल ऑपरेशन। तो पहला क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, bringing the required resources together, grouping and arranging them properly for achieving the objective। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब आप अपने रिसोर्सेस को अरेंज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, अरेंज करते हो, तो उन सभी चीजों को यहां पर कहा जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। क्या कहा जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग। इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, जस्टिफिकेशन का। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में और क्या आ सकता है सर? ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द वेरियस एक्टिविटीज एंड ग्रुपिंग देम टुगेदर। सारी की सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई के हिसाब से उन रिसोर्सेस को अरेंज करने की जरूरत कहां पर देखने के लिए मिलती है? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है? पक्का। फिर ग्रुपिंग एंड असाइनिंग एक्टिविटी द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रुप मतलब काम देखना, ग्रुप बनाना, उनको एक्टिविटी असाइन करने का काम भी कहां पर देखने के लिए मिलता है? ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व प्रोसेसिंग द एक्टिविटीज इन ऑपरेशनल एक्टिविटी। मतलब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो भी चीजें आप करते हो वो एक ऑपरेशनल एक्टिविटी के तौर पर देखा जा सकता है। बेटा ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल सा मतलब याद रख कि मेरे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना और अरेंज करने का कार्यक्रम किधर करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग में। अब रिसोर्सेज मेरे ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बारे में जो पता है ना बेटा तो सब लिख दे, जस्टिफिकेशन में 0 नहीं मिलेगा।
और सबसे आखिरी में आपको यहाँ पे 10 लिख के इस क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करना है। मतलब 1 2 3 4 पहला पॉइंट मीनिंग, ठीक है। उसके बाद में 2 या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट आप लोग क्या करो, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में अदर थिंग्स लिख सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग का आपने डिस्टिंग्विश पढ़ा होगा, वो डिस्टिंग्विश में फर्स्ट पॉइंट तो मीनिंग होता है, और 2 3 4 पॉइंट आप लोग क्या कर दो, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में 3 4 पॉइंट जहां पर डिस्टिंग्विश में पढ़ा होगा या आपने पढ़ा होगा अपना इंपॉर्टेंस के अंदर, वो 4 चीजें लिख दो। और 6th में आप 10 लिख के पूरा क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर दो, आपको पूरे 4 नंबर मिल जाने वाले हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर। एंटरप्रेन्योर के बारे में पता है ना, उसका पहला मीनिंग लिख दो कि भाई एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो बिजनेस को स्टैब्लिश करने की पूरी जद्दोजहद मेहनत करता है, टाइम देता है, डिवोशन देता है, पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, एनर्जी लगाता है और अपने आइडियाज को इनोवेटिव तरीके से प्रेजेंट करके बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश करता है। नाउ एंटरप्रेन्योर नीड्स टू कम्युनिकेट विद द, कम्युनिकेशन किसके साथ, कल मैं डिस्कस किया था, कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, क्रेडिटर के साथ, एम्प्लॉय के साथ। सर अगर वो कस्टमर के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा, अगर वो अपने कस्टमर के साथ प्रॉपर तरीके से व्यवहार नहीं करेगा, क्या होगा, कस्टमर विल नॉट गोइंग टू कम अगेन एंड अगेन। बेटा किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल कब माना जाता है पता है? किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल कब माना जाता है? जब किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल मानने का एक ही क्राइटेरिया होता है, रिपीटेटिंग कस्टमर। रिपीटेटिंग कस्टमर, बेटा पहली बार जब कस्टमर आता है वो क्यूरियोसिटी से आता है। पहली बार जब बिजनेस में कस्टमर आता है वो क्यूरियोसिटी से आता है, लेकिन जब वो बार बार रिपीट होता है, इसका मतलब आपकी बिजनेस में रेपुटेशन है, आपकी बिजनेस में गुडविल है, तो वो एक सक्सेसफुल वेंचर चला रहा है ऐसा माना जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट मीनिंग लिखो, 2 3 4 या 5, 3 या 4 पॉइंट आप उसके बारे में लिखो, और 6th वाले पॉइंट में आप 10 लिख के क्वेश्चन एज इट इज लिख सकते हो, या 10 लिख के आप क्वेश्चन एज इट इज लिख सकते हो। एक आंसर, एक पेज का आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक फर्स्ट पॉइंटर लिखो, लीव 1 लाइन, सेकंड पॉइंटर लीव 1 लाइन, थर्ड पॉइंट फिर लीव 1 लाइन, फोर्थ पॉइंट फिर एक लाइन छोड़ो, फिर 5th पॉइंट फिर एक लाइन छोड़ो, फिर 6 लिख के, इस तरीके से आपका आंसर थोड़ा सा ब्रीफ भी लगने लगेगा और आपका प्रेजेंटेशन भी बेटर होगा। इसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने आइडियाज को, अपनी स्ट्रैटेजीज को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अगर वो अपने आइडियाज को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं करेगा तो हो सकता है वो इन्वेस्टर को या अपने कस्टमर को कन्विंस ना कर पाए, और जब कोई कन्विंस नहीं कर पाता है तो इसका मतलब वो बिजनेस लॉस मेकिंग जा सकता है। ठीक है, उसके बाद the entrepreneur also has to motivate the employee so that the business grows overall। इसका मतलब एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को समय समय पर क्या करना चाहिए, मोटिवेट। तुम कर सकते हो, तुम करोगे तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो बिजनेस आपको रिवॉर्ड भी देने वाला है। तो बिजनेस और एम्प्लॉय दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहिए, कोरिलेट करना चाहिए। एम्प्लॉय का ग्रोथ, बिजनेस का ग्रोथ, और जैसे जैसे बिजनेस का होगा तो एम्प्लॉय का भी ग्रोथ मिलना चाहिए। इसीलिए हमें समझना होगा कि जब कम्युनिकेशन की बात आएगी तो सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में होने वाली बातें में क्लैरिटी होनी चाहिए। ये जो बातें बता रहा है रिसीवर वो बातें समझना चाहिए और उस हिसाब से उसका फीडबैक आना चाहिए, तब जाकर एंटरप्रेन्योर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनता है। क्लियर है बात? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एंटरप्रेन्योर मस्ट बी इनोवेटर। एंटरप्रेन्योर इनोवेटर है। इस क्वेश्चन को हम लोग करने के बाद, ये पीडीएफ करने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कि भाई साहब आप आंसर्स लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। नहीं लिखना है बेटा, 1.5 पेज नहीं लिखने की जरूरत है। क्लियर? कोई तुमको टेंशन देने वाला का नहीं है। अगर तुम 1.5 पेज लिखोगे तो तुम्हारा पेपर छूटने ही वाला है, 101% है। जब तुम अपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉइंट से ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हो, या जब दिए गए, जैसे मैं अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो 4 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको आपको कम से कम 8 से 10 मिनट में कवर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका पेपर छूटने वाला है। एक 4 मार्क का क्वेश्चन 8 से 10 मिनट में होना चाहिए।
10 से ज्यादा जा रहा है मतलब भाई साहब कहीं तो गड़बड़ है, आने वाले क्वेश्चन में आपको वो चीजें कवर करनी पड़ सकती है, ठीक है। नाउ द एंटरप्रेनर, अब इनोवेटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि एंटरप्रेनर जो होता है वो नए नए कॉम्बिनेशन में, क्या कहा कल भी मैंने आपको बताया, एंटरप्रेनर का मतलब होता है सिंपल सी चीज, तेरे बिजनेस में ऐसा क्या नया है जिसमें मैं पैसा लगाऊं, या एंटरप्रेनर सोचता है कि मेरा बिजनेस बाकी बिजनेस से क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक कब होगा, जब उसके पास कोई इनोवेटिव आइडियाज होगा और वो उस आइडिया को प्रोडक्ट में या सर्विसेज में कन्वर्ट करेगा, तब जाकर वो एंटरप्रेन्योर इनोवेटर बनता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, समझा। अब ही मस्ट बी इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट और ब्रिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मतलब आपके जो प्रोडक्ट्स आपने अवेलेबल करा उसके अंदर जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट है वो चेंजेस की रिक्वायरमेंट करना जरूरी होता है, क्लियर। Customers are satisfied only when new products or new features or existing products are introduced. कस्टमर कब satisfied होता है, जब मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है, नए फीचर के साथ आता है, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए फीचर के साथ जब इंट्रोड्यूस किया जाता है, तब वो प्रोडक्ट हाथों हाथ लेने वाला है। माय डियर, सिंपल सी बात है, कल मैंने आपको एक फोन का एग्जांपल दिया था, दैट इज नथिंग फोन। उसके अंदर एक यूनिक डिजाइन था जिस वजह से उस फोन को लोगों ने हाथों हाथ लिया था। क्यों? क्योंकि इनोवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स और फॉर डूइंग द ट्रेंडिंग बिजनेस। ट्रेंडिंग बिजनेस करने के लिए भी आपको इनोवेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है क्या अभी तक? फटाफट बताओ, 4 क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, चलो माय डियर फटाफट, चलो फटाफट 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पहला वर्ड क्या दिया जरा वो पढ़ो। पहला वर्ड क्या दिया है? कोऑर्डिनेशन। तो आपने कोऑर्डिनेशन का डिस्टिंग्विश बिटवीन तो पढ़ा होगा बेटा, ये चीजें उनके लिए जिन्होंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया है। तो अगर आपने कोऑर्डिनेशन का डिस्टिंग्विश पढ़ा है, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आपने मीनिंग पढ़ा होगा, और उस डिस्टिंग्विश के 2-3 पॉइंटर आप लगातार लिख दो, और लास्ट का जो पॉइंटर होगा वो हेंस लिख के या 10 लिख के क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर देना। आपका जस्टिफिकेशन खत्म, आपका जस्टिफिकेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर जस्टिफिकेशन आपको उसी तरीके से पूछे जाएंगे, आप रट्टा मारोगे, बाहेड करोगे, आपके आंसर्स आपने किया होगा। अगर आपने कोऑर्डिनेशन का आंसर किया है तो मीनिंग के बाद वो 3-4 पॉइंटर्स वाले लिख देना, आपका जस्टिफिकेशन हो जाने वाला है। कोई भी आपको 0 मार्क्स नहीं देने वाला जस्टिफिकेशन में, याद रखना। अगर आपने पहला वर्ड पकड़ लिया कि भाई इसमें इस चीज के बारे में पूछा और ये चीजें मैंने कहीं तो पढ़ी है, जो भी पढ़ा है तूने उस बारे में उसको लिख दे, वो तेरा बन जाएगा जस्टिफिकेशन। क्लियर है क्या? ठीक है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। यानी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए क्या जरूरी है? ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए जरूरी है कि हम अलग अलग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बीच में तालमेल बैठा कर रखें, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन करके रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको 100% श्योर है कि मेरे को मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? चलो पक्का। कोऑर्डिनेशन रिफर्स टू द इंटीग्रेशन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट। ये तो अपन ने 1 लाइन सेंटेंस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, सिर्फ आपको वही चीजें लिखनी है। क्लियर है? पक्का। बात करते हैं, इट प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स वगैरह के लिए सारी चीजें क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखती है। ठीक है, क्लियर? ठीक है। अभी जितने भी बच्चे यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट टैग कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, आपको सबको पता है मैं टाइम मैनेजमेंट से वीडियो जो भी लेकर आता है वो प्रैक्टिकल्स होते हैं भाई। प्रैक्टिकल एक बच्चा किस तरीके से पेपर कंप्लीट करता है ना, उसके बारे में, कैसा करना चाहिए इसके बारे में नहीं, करते कैसे वो बता रहा हूँ।
तो उससे रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो आएगा। इंग्लिश में भी आया था, हिंदी के लाइव सेशन के एंड में भी मैंने बताया था टाइम मैनेजमेंट, और मेजॉरिटी बच्चों का वही टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पेपर हुआ है। ठीक है, तुम किधर से भी करो, कहीं से भी करो, लेकिन यू कैन नॉट इग्नोर द एफर्ट ऑफ आवर्स। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सर ये पॉइंट कहीं तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है। यस माय डियर, कहां पढ़ा था सर? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वाला जो पॉइंट था ना, मैंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, जिसमें से एक पॉइंट होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो पहला यही लिखना है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो है वो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से एक था, जिसको हेनरी फयोल ने क्या किया था? फयोल ने डिस्कस किया था। ठीक है, क्लियर है? ये ऑलरेडी नोट्स पाठवलेला आहे तुमचा ग्रुपमध्ये मी। नाउ अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड डू फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स। मतलब अगर आप किसी को काम बांट रहे हो तो इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, क्वालिटीज, क्वालिफिकेशंस, एंड द वर्क शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दोनों बैलेंस होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो भी बंदे, जो भी लोग सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, उनकी पगार ऑलमोस्ट सेम लेवल की होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिससे लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने वाला नहीं है। जब लोगों के बीच में पगार में कोई डिफरेंस नहीं है, इधर का मैनेजर, मान लो सेल्स मैनेजर है, उसको 50,000 पगार देते हो और प्रोडक्शन मैनेजर को आप दे रहे हो 20,000 पगार, तो भाई साहब वो रूठेगा ही ना। तो रूटे हो को तुमको मनाना तो पड़ेगा ना। तो कैसे मना सकते हो? या तो 20 वाले की पगार 50 कर दो, 50 वाले की पगार 20 कर दो। जो 50 वाला है वो लात मार के आपको निकल जाएगा, क्योंकि आपने इसकी पगार गिरा दी है। लेकिन 20 वाले को जब आप 50 के आसपास रखते हो ना बेटा, 50 के आसपास मतलब 45 से 50 के बीच में रखते हो, देयर इज नो मच में डिफरेंस, तो उसको लगता है नहीं भाई हम लोग सेम लेवल पे, हमको पगार ऑलमोस्ट सेम लेवल की मिलती है, तो ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत भी करने वाला है। क्लियर है क्या? समानता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फिक्स फ्लेक्सिबल इन नेचर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जितना तक मुझे याद है ये ऑलमोस्ट सभी के सभी बोर्ड के क्वेश्चन में आया हुआ है। लेट मी चेक है, मैं चेक करता हूँ कि सबके पेपर में आया है क्या। यस सर, अभी जैसे मैंने अभी पेपर वगैरह सेट करा तब देखा मैंने, देखो ऑलरेडी आया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, देखो ये ऑलरेडी आ चुका है। दूसरा बोर्ड का पेपर लेते हैं। हाँ सर, ये इधर भी आया हुआ है, सब प्लानिंग वाला भी आया हुआ है। अरे सर 2 क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी करा दिया। थर्ड पे जाते हैं। अरे सर इधर भी आया है, मतलब बोर्ड तीनों के तीनों बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है क्या? और ये सर ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट भी आपने अभी क्वेश्चन कराया ना, वही है। मतलब अभी तक अपन ने 7 क्वेश्चन किए, उस 7 में से 2 क्वेश्चन तो क्या हो रहे, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे पेपर में रिपीट हुए हैं 7 क्वेश्चन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है सारे। ठीक है, बोर्ड के तीनों क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी आया हुआ है, और पहला चैप्टर तो आने ही वाला एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है? चलो माय डियर, नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल। आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा होगा, मीनिंग पढ़ा होगा। सर व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज और मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के हिसाब से और उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से हम अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स को चेंज कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल वाइल इंप्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट। जरूरत को समझते हुए, वक्त की नजाकत को समझते हुए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समय पर फ्लेक्सिबल
या इम्प्लीमेंट करते समय आपको फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा, अदरवाइज सिचुएशन का सोल्यूशन आने की जगह पर सिचुएशन खराब भी हो सकती है। आपके जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, दे आर जस्ट अ गाइडलाइंस, उसको फॉलो करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। दे आर जस्ट अ गाइडलाइन, जिसको हम लोग सजेशंस भी कह सकते हैं। सजेशंस को मानने के लिए आपको सिचुएशन का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो गाइडलाइंस है वो किसी भी तरीके का आपको लॉ नहीं है कि आपको फॉलो करना ही है। इसीलिए कहा जाता है कि सिचुएशन और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए ही आपको प्रिंसिपल मैनेजमेंट को फॉलो करना है, इसीलिए उसे फ्लेक्सिबल इन नेचर कहा गया है। क्लियर है? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस? जितने लोगों ने सेशन अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो। 280 लोग हैं और लाइक कितना, सिर्फ 200 आ रहे हैं यार, गलत है, ये चीटिंग है। 300 हो गए, फटाफट फटाफट करो। चलो माय डियर, नेक्स्ट पे आ जाओ। वेयर हाउसिंग इज इंपॉर्टेंट, वेयर हाउसिंग इज इंपॉर्टेंट, वेयर हाउसिंग इज इंपॉर्टेंट। चेक करते हैं बोर्ड में आया है क्या? सर इधर वेयर हाउसिंग आया नहीं है, फिर यहाँ पर वेयर हाउसिंग आया नहीं है, फिर यहाँ पे वेयर हाउसिंग आया नहीं है। ये बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में तो ऑब्वियसली काम तो आएगा। वेयर हाउसिंग इज इंपॉर्टेंट, वेयर हाउसिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है? अब वेयर हाउसिंग मतलब आपने पढ़ा होगा, वेयर हाउसिंग का मीनिंग आपने पढ़ा होगा, ये मीनिंग आपने डिफाइन में किया होगा, जो मैंने परसों आपको कराने की कोशिश की होगी। वो जो मीनिंग और डिफाइन मैंने आपको दिया था, वो वेयर हाउसिंग का स्टार्टिंग का फर्स्ट पॉइंट विल बी योर मीनिंग। Warehousing is a group of activity connected with the storing and preserving of stored goods from time to production and till the consumption. प्रोडक्शन करने से लेकर कंजम्पशन करने तक आप जिस प्रोडक्ट को एक जगह पर स्टोर या प्रिजर्व करके रखने की कोशिश करते हो, उन सभी चीज को हम लोग कहते हैं वेयर हाउसिंग। ये एक इंपॉर्टेंट सर्विस होती है किसी भी तरीके की बिजनेस एक्टिविटी के लिए। उसके बाद इट परफॉर्म्स अ वाइड रेंज ऑफ द फंक्शन सच एज प्राइस स्टेबलाइजेशन। मैंने कल भी बताया था वेयर हाउसिंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है बिकॉज मार्केट में सामान पहुंचने तक देरी लग सकती है, लेकिन अगर आपके गोडाउन में, आपके वेयर हाउस में सामान पड़ा हुआ है तो जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे आप डिमांड को फुलफिल करोगे। जब आप डिमांड को टाइम टू टाइम फुलफिल करते हो तो प्राइस मार्केट में स्टेबलाइज रहता है। साथ ही साथ फाइनेंसिंग और ग्रेडिंग और पैकिंग करने जैसी फैसिलिटी भी आपको वेयर हाउस को देनी पड़ती है, और एक जगह से सामान निकाल कर दूसरी जगह पे सामान पहुंचाने के लिए भी आप इसी चीज का इस्तेमाल करते हो। इसीलिए वेयर हाउसिंग आपके लिए प्लेस यूटिलिटी का भी काम करता है और टाइम, समय आने पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए वेयर हाउसिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट। बिजनेस सर्विसेज आर नेसेसरी। सारी की सारी बिजनेस सर्विसेज बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजनेस सर्विसेज आर नेसेसरी। तो सर ये वर्ड आपने पढ़ा है क्या? बिजनेस सर्विसेज वर्ड आपने कहीं पे पढ़ा है क्या? सर हाँ, चैप्टर नंबर 4 का स्टार्टिंग ही यहां से हुआ था। तो पहला वर्ड भी आपको बताया गया था, सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर। दूसरा, इन सर्विसेज को ना ही आप बना सकते हो, ना ही ट्रांसपोर्ट करके रख सकते हो, ना ही आप स्टॉक में जमा करके रख सकते हो। इसीलिए सर्विसेज को आप कोई भी स्टोर नहीं कर सकता फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूचर, और ना ही, ठीक है, दे आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर साइमल्टेनियसली। इसीलिए कहा जाता है जिस तरीके से गुड्स में ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है, लेकिन सर्विसेज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप सर्विसेज बेच सकते हो, आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस? तो समटाइम्स इट मे बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई सर्विस इन दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द गुड्स। तो बिजनेस सर्विसेज
का मतलब होता है जो सर्विसेज बिजनेस को नए लेवल तक ले जाने के लिए मदद करता है, बिजनेस एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, उन सभी चीजों को अपन क्या कहते हैं, बिजनेस सर्विसेज। इसके अंदर अलग अलग टाइप आ सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हो कि सर बिजनेस सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आप लोग उसमें पॉइंटर बना सकते हो। आपको जो पता है वो सारी चीजें बिजनेस सर्विसेज में लिख दो, गलत नहीं माना जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आउटसोर्सिंग इज इंपॉर्टेंट। कल मैंने आउटसोर्सिंग डिटेल में बताया था, आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है। सबसे पहले आउटसोर्सिंग का यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीनिंग। Outsourcing is a process of contracting our non-core business activity to the specialized agency on a contractual basis, जिसका फायदा क्या होता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन एक्सपर्ट होगा, एक्सपर्टाइज सर्विस देगा, टाइम पर सर्विस देगा और हमारे लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव भी माना जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमें अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में एक्सपर्ट सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है तो हम अपने काम को क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। क्लियर है? तो आउटसोर्सिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको पता है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो, इंक्लूडिंग द सम एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। एडवांटेज का 2-3 पॉइंट भी लिखा तो भी चलेगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ आता है। Expectations of the society towards business organization are changing. Clear? Expectations of the society, expectations यानी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति समाज का जो नजरिया है वो बदल रहा है। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नजरिया, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो सोसाइटी है उसका नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है। क्लियर है? तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है पहले आपको पता चलना चाहिए कि सबसे पहले सोसाइटी के अंदर सबसे पहले कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है। कस्टमर एक्सपेक्ट करता है क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। एम्प्लॉय क्या एक्सपेक्ट करता है, सर फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए और मुझे जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये दो चीजें। गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप टाइम टू टाइम क्या करो, टैक्स भरो। एनवायरनमेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाओ वो इको फ्रेंडली होने चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट होने चाहिए। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस है ना। तो अब ये सारी एक्सपेक्टेशंस आप किससे कर रहे हो, सब बिजनेस से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन आर दे ट्रस्टी। तो आप ये सारी चीजें किसके लिए कर रहे हो, फॉर द पर्पज ऑफ सोशल वेलफेयर। और जब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं तब गवर्नमेंट उनको पकड़ के लाकर देती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कहती है कि आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसका 2% आपको सीएसआर एक्टिविटी में डालना है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सोसाइटी का नजरिया बिजनेस के प्रति बदल रहा है। क्लियर है क्या? पक्का है? श्योर है? कॉन्फिडेंस है? स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारियां होती है किनके प्रति, अलग अलग लोगों के प्रति। तो मैंने अभी बताया कौन कौन किस चीज के प्रति कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती है, वो सभी जिम्मेदारियां आप यहां पर लिख दो। आपका काम हो जाने वाला है, आपका मामला हिट हो जाने वाला है और आपका आंसर फिट हो जाने वाला है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहले आपको क्या करना है, मीनिंग लिखना है। अब बिजनेस को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, ये हर सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेसमैन को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, बिकॉज बिजनेसमैन को गांधी जी ने क्या कहा है, ट्रस्टी का है। बिकॉज ये ही लोग होते हैं जो बिजनेस के अंदर सभी का ख्याल रखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिजनेस शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी इन रिटर्न। इसलिए समाज ने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए, बिजनेस के लिए इतने लोग काम कर रहे हैं, इसलिए बिजनेस की जिम्मेदारी भी है कि वो सोसाइटी के लिए क्या करे, काम करे।
इसीलिए उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां होने वाली है। इसलिए कहते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। बात समझ में आ रही है? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस? नेक्स्ट, कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड विद वेरियस राइट्स। कंज्यूमर्स को बहुत सारा अधिकार है। सर ये तो पढ़ा हुआ है, कहां पर पढ़ा हुआ है बेटा आपने? राइट्स ऑफ कंज्यूमर में। तो आपको 2-3 राइट्स के बारे में पता है, 4-5 राइट के बारे में पता, तो आपका काम हो जाने वाला है। ऑलरेडी पीडीएफ वगैरह मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में, जाके चेक कर सकते हो सेशन के बाद। The consumers is one who consumes or use any commodity or services available at a natural resources or through the market. मार्केट के अंदर किसी भी तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, तो जब उन रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल करते हो अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो हम उसे कहते हैं कंज्यूमर। दूसरा, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जेएफ कैनेडी भाई साहब ने 15 मार्च 1962 के अंदर कुछ अधिकार कंज्यूमर्स को दिए गए थे, जिसको ऑब्जर्व कर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के तौर पर मनाया जाता है। और इसमें सेलर अगर सर्विस प्रोवाइडर है या गुड्स का सेलर है, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो कस्टमर को यहाँ पर किंग कहा गया है, क्योंकि उसके कुछ अधिकार है। कौन कौन से अधिकार है सर? राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू redress, right to consumer education, right to, ठीक है, और कौन से अधिकार है? राइट टू रिड्रेसल, राइट टू सेफ्टी है, राइट टू चूज है, राइट टू रिड्रेस है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन है। तो इस तरीके के 5 से 7 पॉइंट को अगर आपने एक एक लाइन में भी एक्सप्लेन किया तो आपका काम हो जाने वाला है। क्लियर है? राइट टू हर्ड है, क्लियर है? Now, Consumer Protection Act has set up a various consumer dispute redressal forum at a various level. Consumer Protection Act सुना लग रहा है सर। चैप्टर नंबर 7 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कहा गया था कि वो 1986 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसके अंदर कंज्यूमर्स को कुछ अधिकार दिए गए हैं। पहला चीज कंफर्म हो गया। दूसरा, अगर कंज्यूमर के अधिकारों का किसी भी तरीके से शोषण होता है, हनन होता है, किसी भी तरीके का उनको चीट महसूस किया जाता है, तो वो जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं और अपने बोलते हैं ना कंप्लेंट का निवारण कर सकते हैं, अपने कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा है अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाओ, स्टेट लेवल पे कंप्लेंट करना चाहते हो तो स्टेट कमीशन के पास जाओ, नेशनल लेवल पे करना चाहते हो तो नेशनल कमीशन के पास जाओ। लेकिन आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कंपेंसेशन कितना है। अगर 1 करोड़ के अंदर है तो आपको डिस्ट्रिक्ट में जाना है, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तो स्टेट कमीशन, और 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो नेशनल कमीशन के पास जाना है। इन अधिकारों की वजह से कोई भी सेलर कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। नाउ नेक्स्ट टू नेक्स्ट, रोल ऑफ एनजीओ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में जितना भी आपको मैंने बताया, आपने को जितना भी पता है ना वो सारी चीजें आप लिख दो। कोई भी आपको 0 नहीं दे सकता है, बशर्ते आउट ऑफ द वे जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ एनजीओ इज इंपॉर्टेंट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो भाई साहब, कंज्यूमर के पास क्या क्या अधिकार है उसको पता कैसे चलेगा? जब बहुत सारे एनजीओ अलग अलग तरह के कैंपेन चलाएंगे या अलग अलग प्रोग्राम चलाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा एक टीवी शो, छोटा सा टीवी शो होता था, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, ये करके मुहिम चलाई जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा।
ताकि कंज्यूमर को वो बता सके कि आपके कुछ अधिकार है, आपकी कुछ जिम्मेदारियां है। तो उन जिम्मेदारियां उन चीज़ों के बारे में बताने के लिए वो मुहिम चलाई जाती थी। और उसके बाद समय समय पर कंज्यूमर्स को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो उनको ट्रेनिंग भी दी जाती थी। और अगर उनकी किसी भी तरीके की दिक्कतें आती थी तो उन दिक्कतों का ग्रीवियंसेस का सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेगा सर? तो वो आपको अलग अलग तरीके के मशीनरीज में मिलता था, जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कंप्लेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें कहाँ पर बताई जाती थी? आपको उस मुहिम में बताई जाती थी। फिर टू पब्लिश द पीरियोडिकल्स टू एनलाइटन द कंज्यूमर्स अबाउट द वेरियस कंज्यूमर रिलेटेड डेवलपमेंट, मतलब समय समय पर जागो ग्राहक जागो जैसी मुहिम को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे छोटे मोटे न्यूज़पेपर छापे जाते थे, मैगजीन छापी जाती थी ताकि लोग उनको पढ़े। न्यूज़पेपर में उनके आर्टिकल छपते थे ताकि लोग उनके पढ़ के जागरूक हो कि नहीं हमारे भी कुछ अधिकार है। और जितने भी बिजनेसमैन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनको भी डर होना चाहिए कि अगर हमने कंज्यूमर को किसी भी तरीके का चीट किया तो हमारे पास एक बोलते हैं ना, कंज्यूमर के पास एक हथियार है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो आकर हम पर दावा बोल सकता है और हमसे कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है। क्लियर है? ये सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी देखो बाटा शोरूम के अंदर हुआ था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि बाटा शोरूम के अंदर अगर या कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपको थैली ऑफर करते हैं, कोई भी बड़ा वाला ब्रांड है जो आपको थैली ऑफर करता है और उस थैली पे किसी भी कंपनी का नाम लिखा है और अगर उस थैली के लिए वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता है ना, तो समझ जाने का आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। क्योंकि अगर आप पैसे चार्ज करो ऐसी चीज का जिस पर आपकी ब्रांडिंग लगी हुई है तो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान हो सकता है। और अगर कोई कंज्यूमर है जो वकील है या उसका बैकग्राउंड वकील का है, किसी वकील को जानता है, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालकर कंज्यूमर हर्जाना भी मांग सकता है। उससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड वालों को भी फायदा हो जाता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा जाता है ना उसका। फिर आ जाओ नेक्स्ट, मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर्स। मार्केटिंग, अब ये मार्केटिंग के बारे में आपने जो पढ़ा रहेगा, ठीक है, आपने कल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा होगा, वो मार्केटिंग के बारे में आपको फर्स्ट पॉइंटर लिखना है एज इट इज। क्या है मार्केटिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट? मार्केटिंग मदद करता है, क्या करने में मदद करता है? अवेयरनेस क्रिएट करता है। किस चीज में अवेयरनेस क्रिएट करता है? ठीक है, किस चीज में मदद करता है? हमें मदद करता है कंज्यूमर्स को डिसाइड करने में कि भाई हमें कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है। अगर आपके सामने 3 प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसमें से एक रेप्यूटेड कंपनी का है, एक का आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है और एक का आपने उसका नाम भी नहीं सुना है, उसका कोई तो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई भी प्रमोशन नहीं है, तो ऑब्वियसली आप लास्ट वाले प्रोडक्ट को तो हाथ भी नहीं लगाने वाले हो, बिकॉज आपको उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होगा, ट्रस्ट फैक्टर आपका लूज हो जाएगा। इस वजह से मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट होता है। इट क्रिएट्स अ मॉरल प्रेशर। ये क्या क्रिएट करता है सर? मॉरल प्रेशर क्रिएट करता है। किसके लिए? कि हमें जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, जो वैरायटी ऑफ गुड्स हम अवेलेबल करा रहे हैं वो जरूरत मतलब लोगों की जरूरत के हिसाब से होना चाहिए और कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने वाला भी होना चाहिए। और मार्केटिंग क्या करता है? डिमांड एंड सप्लाई दोनों को बैलेंस करने की भी कोशिश करता है, इसलिए मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। फिर बात करते हैं प्रमोशन। प्रमोशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अभी ये इसके बारे में आपने 4 P's ऑफ मार्केटिंग पढ़ा होगा, उसमें से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रमोशन। तो प्रमोशन क्या है? एक इंपॉर्टेंट टूल है। किसका? मार्केटिंग का या मार्केटिंग मिक्स का एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसके अंदर ब्रांड को रिकॉग्नाइज किया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को हमने क्या करना है? किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के लिए हमें प्रमोशन करना पड़ेगा। अगर आप प्रमोशन नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट चलने वाला नहीं है। क्लियर है? इट हेल्प्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट अमंग द कंज्यूमर। कंज्यूमर को जो चीजें पता ही नहीं होगी, कंज्यूमर जिस चीज के बारे में जानता ही नहीं है, कंज्यूमर उस चीज को खरीदने वाला नहीं है। तो आपका प्रमोशन कहीं ना कहीं कंज्यूमर को क्या करता है? कन्विंस करता है
कि आइए और आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। इसकी वजह से इसमें एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन या पर्सनल सेलिंग जैसी चीजें ऑलरेडी आ जाती है। ठीक है, इसलिए प्रमोशन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जरा चेक करते हैं, तो मार्केटिंग ऑलरेडी हमने कर दिया, फिर मार्केटिंग सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर ऑलरेडी कर दिया, ये भी हमने अभी डिस्कस किया। सीपीए कंज्यूमर, देखो ये भी 2 बार आ चुका है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चीज भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यानी जो बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक भेजा था ना, उस बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में से 2 तो कंफर्म आते हैं। अभी यहाँ पे 17 क्वेश्चन थे, 17 में से 4 तो देखने के लिए मिल ही रहे हर पेपर में। ठीक है, क्लियर है? हाँ है ना? बोर्ड ने 17 क्वेश्चन भेजे और आपने देखो जो भी पेपर है ना उसमें से 2 ही लिखना है अपने को, 4 में से 2 लिखना है, तो वो 2 तो 101% पेपर में आए हुए हैं। अब ये जो क्वेश्चन नहीं आए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, तो वो सेम आंसर लिखा तो भी, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई और भी अगर डिफाइन वगैरह आपने पढ़ा है तो वो लिख दो। मैंने फिर से आपको क्या कहा कि अब यहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे मैंने ऑलरेडी पॉइंटर्स दिए हुए हैं। देखो, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये बोर्ड के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में से आया है। तो ये जो पॉइंटर है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन वाला, जिसका मतलब क्या होता है कि कंपेंसेशन पेड करता है कौन? इंश्योरेंस कंपनी। बट अगर आपने एक बंदे से ज्यादा लिया हुआ है, मतलब सब्रोगेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूटिंग वन क्रेडिटर फॉर अनदर, किसी एक के लिए दूसरे को क्या करना है? अलग करना है। मतलब इंश्योर्ड, मतलब पॉलिसी होल्डर ने अपनी प्रॉपर्टी का क्या किया? इंश्योरेंस लिया है। तो ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास ही है। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके का डैमेज होता है, या मेरी गाड़ी है, वो गाड़ी चोरी हो गई, मैंने इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम किया कि भाई मेरी गाड़ी चोरी हो गई, उन्होंने इंस्पेक्शन किया और पाया कि सच में चोरी हो गई, तो उन्होंने मेरे को उस चीज का क्या दे दिया? कंपेंसेशन दे दिया, और उन्होंने मेरे को दरकिनार कर दिया। अब 2 महीने बाद वो गाड़ी उनको मिल गई। अब वो गाड़ी उनको मिल गई तो वो गाड़ी पे मेरा हक हुआ क्या? नहीं, आई एम ट्रांसफरिंग माई ओनरशिप, बिकॉज प्रिंसिपल सब्रोगेशन वही बोलता है, जब आपको आपका कंपेंसेशन मिल गया तो उसके बाद वो ओनरशिप चेंज हो जाती है और वो किसके पास आ जाती है? कंपनी के पास आ जाती है। फिर एंटरप्रेन्योर, देखो ये सारी चीजें मैंने जो भी लिख के दिया वो सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी एग्जामिनेशन के लिए। एक और इंपॉर्टेंट है, बिजनेस शुड अलाउ वर्कर्स पार्टिसिपेशन, ये भी हमने शॉर्ट आंसर और डिफाइन में देखा था। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से करनी है। मैंने फिर से कहा कि आपको जस्टिफिकेशन में क्या करना है? जस्टिफिकेशन में आपको 3 चीजें याद रखनी है। जस्टिफिकेशन लिखने के लिए आपको क्या करना है? मान लो आपको जस्टिफिकेशन में क्या करना है? 6 पॉइंटर लिखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स वाले तो आपका कंफर्म है। हेंस लिख के आपको सेंटेंस एज इट इज लिखना है। फर्स्ट वाले में जो भी आपको पूछा जाएगा उसका मीनिंग लिख दो। ठीक है, अगर वो किसी और के अंडर में आता है तो वो चीजें आप वहां पर मेंशन करो, और उस पॉइंटर के बारे में अगर आपने कहीं भी पढ़ा है, चाहे वो डिस्टिंग्विश बिटवीन में पढ़ा है, आंसर में पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स में पढ़ा है, शॉर्ट आंसर में पढ़ा है, लॉन्ग आंसर में पढ़ा, जो भी पता है उसके बारे में 4 पॉइंटर लिख दो। बट उसी के बारे में होना चाहिए, उसके अलावा यहाँ वहां पे होना नहीं चाहिए। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से जस्टिफाई। और आप लोगों को आंसर लिखते समय कैसे लिखना है? फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, फिर 1 पॉइंट छोड़ के फिर सेकंड पॉइंटर, फिर थर्ड 1 लाइन छोड़ के फिर थर्ड पॉइंटर, फिर 1 लाइन छोड़ के फोर्थ पॉइंटर, फिर 1 लाइन छोड़ के फिफ्थ और 1 लाइन छोड़ के 6। तो उससे क्या होगा? आपका पेज यूटिलाइजेशन भी होगा और क्वेश्चन दिखने में भी अच्छा आएगा, पेपर भी आपका बहुत अच्छे से होने वाला है। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी पेपर प्रेजेंटेशन पे वीडियो ऑलरेडी डाला है। ठीक है, जाकर उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है क्या? 6 पॉइंट, 5 से 6 पॉइंट अगर आप लिखते हो, यानी अगर अप टू द पॉइंटर है, अगर जस्टिफिकेशन का अप टू द पॉइंटर है तो 4 में से 4 मिलता है।
मैक्सिमम बहुत सारे बच्चों को जस्टिफिकेशन में 4 में से 4 मिलता है, लेकिन अगर आपने लिखा है, राइटिंग वगैरह प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं भी है तो 3 3.5 तो कहीं नहीं गया। लेकिन अगर अप टू द पॉइंट है तो, फिर से बोल रहा हूं, अप टू द पॉइंट मतलब जो पूछा है आपने उसी के बारे में लिखा है, उसके अलावा कोई और चीज इधर उधर भटकी नहीं है। तो क्लियर है क्या? समझ में आ रही बात? जस्टिफिकेशन में कैसी चीजें करनी है। ये पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आपको शेयर किया हुआ है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी रहेगी तो मुझे बताना। क्लियर है? चलो माय डियर, आई होप मेरे को अभी ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करके दी है। जस्टिफिकेशन कैसे लिखना था वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। कोई भी डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप जरूर कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, गुड बाय, आधे से कल मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर सेशन आपको शेयर कर दिया जाएगा दिनेश सर के चैनल पे। आपको फिर से लेक्चर, वन शॉट लेक्चर देखने के लिए मिलेगा पूरा सिलेबस का। ठीक है अरे किसी के भी, अरे 9 पॉइंट लिखने की जरूरत ही नहीं है कोई। अरे यार पॉइंटर वेंटर, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए लाइन छोड़ने के लिए बोल रहा हूं मैं। ऑलरेडी मैंने कल पूरा वन शॉट समझाया तो उसमें ऑलरेडी कर लो। 8 पॉइंट, अगर 8 मार्क का आंसर है तो उसमें मीनिंग लिखो, डेफिनेशन याद हो तो लिखो वरना मत लिखो। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन के वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ डिटेल में। अरे कॉलेज वाले दुश्मनी ऐसा है क्या? नहीं, कुछ तो गलत किया रहेगा ना तूने। ठीक है, मान लिया अगर तेरा नंबर भी कटा है, कितना मिला था? 5 6 भी मिला है, मतलब अगर कॉलेज वालों ने तुमको 4 दिया ना तो बोर्ड में तुमको 5.5 मिलेगा। इसी आंसर में 5 मिला तो समझ जा 6 सवा 6 के आसपास, 6.5 तक मिल सकता है। 6 मिला तो 7 तक जा सकता है। 7 के ऊपर तो किसी को भी नहीं मिलता है। 7 के ऊपर किसी को मिलता ही नहीं है। आपको पूरे मार्क्स कहाँ मिलते हैं? ऑब्जेक्टिव में पूरे मार्क्स मिलते हैं, केस स्टडी में पूरा मार्क्स मिलता है, डिस्टिंग्विश में पूरा मार्क्स मिलता है और जस्टिफिकेशन में पूरे मार्क्स मिलते हैं। इतने ही जगह पर आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। बाकी कोई भी आंसर लिखो, पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो और जो भी बच्चा अभी भी डर रहा है, सर मैं डर रहा हूं, मेरा कैसे होएगा, मेरा क्या होएगा, मतलब वो तू पढ़ाई नहीं, तू टाइम पास करने के लिए आया बेटा। क्योंकि इतने दिन से सभी टीचर बोल रहे हैं, सारे के सारे टीचर से बात हो रही है मेरी, सभी टीचर बोल रहे हैं हम बच्चों को बोल बोल के थक गए, ऑब्जेक्टिव कर, केस स्टडी कर, डिस्टिंग्विश कर, चैप्टर नंबर 7 का डिस्टिंग्विश कर। बच्चा सुनता ही नहीं है, डर रहा है, डर रहा है, डर रहा है। अबे तू डर रहा नहीं, तू बता रहा है कि मैं तू डर रहा है, लेकिन तू डर नहीं रहा, तूने ऑलरेडी कर लिया है। समझा? सारे टीचर से बात हुआ, सभी टीचर यही बोलते हैं, सारे के सारे टीचर। नहीं सर, बच्चे यही बोलते हैं, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। काय का डर लग रहा है? तू ऑलरेडी कर चुका है, और कितना डरेगा लोगों को? उल्टा तू डर लग रहा है बल्कि 4 लोगों को नर्वस कर रहा है। टॉप नहीं मारने होता है तो क्या करने का? दूसरे का डिस्ट्रैक्शन करो। तो दूसरे का डिस्ट्रैक्शन कैसे होगा? खुद बोलो डर लग रहा, तो वो मेरे को भी डर लग रहा है। अप टू द पॉइंट, जो पूछा है वो लिखो। 4 पॉइंट कहीं का भी लिखा, डिस्टिंग्विश का लिखा, शॉर्ट आंसर चलेगा, लिखो, मार्क्स मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? पास होने का जुगाड़ तो ऑलरेडी है। 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव कर, केस स्टडी 6 मार्क का, डिफाइन आराम से हो जाएगा। डिस्टिंग्विश में गारंटी है 7 मार्क का डिस्टिंग्विश कहीं नहीं गया। 7 चैप्टर का, चैप्टर नंबर का डिस्टिंग्विश आना ही आना है। चैप्टर नंबर 4 का डिस्टिंग्विश आएगा, उसके साथ साथ एक चैप्टर और भी कहीं से भी डिस्टिंग्विश आ सकता है। ज्यादातर देखा गया कि या तो चैप्टर 2 का डिस्टिंग्विश रिपीट होता है, जैसे आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि या तो चैप्टर नंबर 2 का डिस्टिंग्विश रिपीट होता है, या फिर आपको देखो कभी कभी ऐसा होता है प्लानिंग, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 2 का डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और ये कौन सा पेपर था? ये जुलाई 2022 का पेपर है। फिर मार्च के पेपर में देखो जरा क्या था। आप चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 4, तो यहाँ पे चौथे चैप्टर का चैप्टर, यानी 2 4 7, 2 4 और 7 का आएगा, गारंटी है। फिर यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर
7 का पहले दिखा है 4 2 और ये आ गया आपका थर्ड चैप्टर। लेकिन अगर मैं 2 4 7 भी करके जाता हूँ 2 4 और 7 तो मेरे को तो आराम से अचीव हो गया ना, है ना। तो 2 4 7 का तो आपको अच्छे से करके ही जाना है और जो मेरे हिसाब से जो आपने पढ़ा है उसको ही एग्जीक्यूट करो। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और डिस्टिंग्विश में पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो देखो, मैंने आपको बताया डिस्टिंग्विश कैसे लिखना है। पॉइंटर हेडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ओसी एंड एसपी। इको में हेडिंग पॉइंटर नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ओसी और एसपी में पॉइंटर लिखना जरूरी होता है। और पहला पॉइंटर हमेशा मीनिंग ही होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी 4 पॉइंट लिखा तो भी चलेगा। सर डिस्टिंग्विश में 4 मार्क का है, कितना पॉइंट लिखो? मैं बोलता मिनिमम 5 पॉइंट तो चाहिए, 5 इस साइड का 5 उस साइड का। मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए? 4 पॉइंट तो आपको चाहिए। 4 मतलब अदर देन मीनिंग विल बी 4। ठीक है, आप जितना डरोगे उतना पेपर डराएगा भाई साहब। कितना हो गया? अब ब्रीफ आंसर में देखो, चैप्टर नंबर 7 का है या चैप्टर नंबर 6 का और चैप्टर नंबर 7 सॉरी ये चैप्टर 8 है, सॉरी 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर, सोशल स्पॉट 6 चैप्टर, वेयर हाउसिंग 4 चैप्टर। ये 4 चैप्टर का है और 8 चैप्टर 4 8। अब यहाँ पर देखो इंटरप्रीनर चैप्टर नंबर 3, राइट्स ऑफ 7 और ये 6। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आने ही वाला है, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय का हो, कस्टमर का हो, गवर्नमेंट का हो, इन्वेस्टर का हो। 5 प्रिंसिपल ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में देखने के लिए मिलेगा। फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 4 इंश्योरेंस, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8। देखो 4 और 8 वहां पर भी देखने के लिए मिला था और यहाँ पर भी। फिर 4 पीस ऑफ मार्केटिंग 8 7 4, तो 7 8 का आंसर इन ब्रीफ आता ही है नॉर्मली। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट 8 चैप्टर, एंटरप्रेन्योरशिप 3rd चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 1st चैप्टर, इंश्योरेंस। और ये देखो यानी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 में ज्यादातर 4 चैप्टर और 8 चैप्टर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और वेटेज के हिसाब से देखो ना, वेटेज भी क्या है 27 और 20 मार्क का वेटेज है ना इसका, है ना। तो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स उसी पर मिलने वाले हैं। इतना समझ के रखो, करना तो पड़ेगा भाई साहब। पेपर पैटर्न एनालाइज करने के बाद 3 पेपर भी शेयर कर देता हूँ, आराम से उसको बैठ के ऑब्जर्व करना, प्रैक्टिस करना, अच्छी तरीके से आपका पेपर जाएगा। ठीक है, चलो माय डियर, टाटा बाय बाय, गुड बाय, आदर्श से का मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए